हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोज मैम। स्टूडेंट्स, आज जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी बिजनेस लॉ की, जिसमें हम कंप्लीट एक एक चैप्टर करवाएंगे। एक वीडियो में एक वीडियो कंप्लीट करवाएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। वो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसका चैप्टर नंबर 3 है। थोड़े लेंथी होंगे हमारे वीडियोस, थोड़े बड़े होंगे, टाइमिंग ज़्यादा होगी, बट एक चैप्टर एक ही वीडियो में कवर होगा। आपको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब दो पर्सन किसी काम को करने के लिए एग्री हो जाते हैं। मैंने बोला, देखिए, जब ये दो पर्सन है, किसी काम को करने के लिए एग्री हो गए। लाइक, इसने बोला मेरा स्कूटर ले ले, इसने बोला कि तेरा स्कूटर मुझे दे दे और बदले में मुझसे 50,000 रुपये ले ले। ठीक है, तो इसने इसको क्या किया? प्रपोज़ल दिया और इसने, अगर इसकी सहमति हुई, उसने एक्सेप्ट किया वो प्रपोज़ल, तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा। और जब एग्रीमेंट पे लॉ इन्फोर्स हो जाएगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा। पहले सबसे पहले एग्रीमेंट क्या होगा? ये ए है, ये बी है। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा कि बी को, जो ए है, स्कूटर प्रोवाइड करेगा और स्कूटर के बदले में बी ए को 50,000 रुपये प्रोवाइड करेगा। ये एग्रीमेंट हो गया। बी ने ए को प्रपोज़ल दिया था, ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया फ्री कंसेंट से, और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर अगर लॉ एनफोर्स हो गया, यानी एग्रीमेंट तो हो गया हम दोनों पार्टियों का, ए और बी का, लेकिन उस पर अगर जब लॉ एनफोर्स हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं कि अगर देखिए लॉ एनफोर्स करा है आपने, तो उसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे होंगे कि उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाएंगे और इनवैलिड भी बना सकते हैं। तो उस एलिमेंट्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, what is contract? When we talk of a contract, the first question that comes up to define what exactly is a contract. जब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले ये देते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या जरूरी चीज़ें हैं? जनरली स्पीकिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ अंडरस्टैंडिंग और एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पार्टीज़ के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट। बट दिस डज नॉट कम्प्लीटली और क्लियरली डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट। बट एग्रीमेंट सिर्फ डिफाइन नहीं कॉन्ट्रैक्ट को करता। कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब एग्रीमेंट पर लॉ एनफोर्स हो जाएगा। To understand the meaning of contract, we need to have a look at a definition of contract given by intellectuals and experts of mercantile law. देखिए, according to Salmond, a contract is an agreement creating and defining obligation between the party. Contract एक agreement है जो दोनों पार्टी, ए और बी की पार्टी है हमारी, उनके ऑब्लिगेशंस, दायित्व, और उनके जो कर्तव्य हैं, दायित्व कर्तव्य हैं, उनको डिफाइन करता है। जैसे कि ए का ऑब्लिगेशन बनता है कि वो बी को स्कूटर प्रोवाइड करेगा, और बी का ऑब्लिगेशन, उत्तरदायित्व बनता है कि वो उसके बदले में 50,000 रुपये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द अबव डेफिनेशन एंड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। सर फ्रेडरिक पोलॉक opines that every agreement and promise enforceable by law is a contract। कि हर एक एग्रीमेंट या प्रॉमिस अगर उसके ऊपर लॉ वर्क करता है, एनफोर्स जाता है लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो देखिए, दो करैक्टरिस्टिक हो गए कॉन्ट्रैक्ट के। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, यानी पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। देखिए, बी ने ए को बोला कि आप अपना स्कूटर मुझे बेच दोगे, लेकिन बी बोला नहीं, मैं नहीं बेचता। तो यहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है ना, तो उस पर बी उसको एनफोर्स नहीं कर सकता कि उसके सर पे बंदूक लगा के बोले कि तुझे बेचना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकता उसे क्या कहेगा वो, ठीक है भाई, फ्री कंसेंट से ही क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि हाँ भाई, बी ने ए को बोला स्कूटर दे दे,
ए उसके ऊपर राजी हो जाता है, एग्री हो जाता है, हाँ भाई ठीक है मैं अपना स्कूटर बेचने को राजी हूँ, तो तुम ले लो और मुझे 50,000 रुपये दे दो। तो एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द एग्रीमेंट शुड बी एनफोर्सबल बाय लॉ, और जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर लॉ होना जरूरी है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, कि एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में और एग्रीमेंट के ऊपर लॉ इन्फोर्स होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। देखिए अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की और एग्रीमेंट की, तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए सभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो तभी बने होंगे, तभी एनफोर्सबल बाय लॉ होंगे जब दोनों पार्टी एग्री होगी, और एग्री होगी तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, है ना। दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट्स पे ही कॉन्ट्रैक्ट बना है, अगर वो एग्री होते ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, ठीक है। लेकिन बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, लेकिन हर चीज़ हो, हर जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब देखिए मान लीजिए दो पर्सन ने ये तय किया है कि वो सपोज़ कीजिए हम ये बताएं, एक बंदा ने बोला कि मैं कार बेचूंगा, उसने बोला मैं ख़रीद लूँगा, इतने रुपये खरीदूँगा, लेकिन उसके ऊपर लॉ इन्फोर्स नहीं किया, यानी कि अभी तक कोई भी पेपर वर्क नहीं किया गया है उसके लिए कि उसकी कार का पेपर साइन करके उसको दिया गया है या उसने उसको पैसे दिए हैं, कोई उसके ऊपर लीगल वर्क नहीं किया गया है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट में रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट 3 वाइटल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आर। कॉन्ट्रैक्ट के 3 वाइटल एलिमेंट्स क्या क्या हैं देखिए। फर्स्ट, दोनों पार्टी यानी पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ हम बेचना चाहते हैं, ये चीज़ हम खरीदना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, अब उनका उत्तरदायित्व भी होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि ए का उत्तरदायित्व है कि वो स्कूटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और बी का उत्तरदायित्व या ऑब्लिगेशन है कि वो उसके बदले में 50,000 रुपये प्रोवाइड करेगा। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन आ गई ना ये। आगे है एनफोर्सबल बाय लॉ, और इसके ऊपर लॉ इन्फोर्स हो जाएगा कि अगर मान लो इसने इसको स्कूटर प्रोवाइड कर दिया और इसने इसको 50,000 रुपये नहीं दिए, तो यहाँ पर जो लॉ है इन्फोर्स हो जाएगा, इस बंदे को सज़ा दी जाएगी, ठीक है। वो उसको स्यू कर सकता है उसके लिए कोर्ट में जाके। अगला पहला था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट्स में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। हमने बात करी ऊपर कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो एग्रीमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का एक वाइटल एसेंशियल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मान लो मैंने एक अपनी फ्रेंड को बोला है कि तेरी स्कूटी मेरे को दे दे और मुझसे इतने पैसे ले ले, ठीक है, लेकिन वो कहती कि नहीं भाई मुझे चलाने में काम आती है, मैं नहीं देती, मैं नहीं बेच सकती, तो हम इस पे एग्री नहीं है। मैंने प्रपोजल रखा, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो हम दोनों एग्री नहीं है इस चीज़ के ऊपर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे फर्स्ट एसेंशियल चीज़ है एग्रीमेंट, यानी एग्री होना है दोनों पार्टीज़, ठीक है। आगे देखिए, For a contract to be there, an agreement is essential. Without an agreement, there can no be a contract. Agreement नहीं होगा तो contract भी नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, अब ये देखिए यहाँ से क्या कहते हैं, Some core elements are vital without which the agreement cannot be legally binding and enforceable। कुछ एक ना कुछ कोर एलिमेंट्स है जिसके बिना ना एग्रीमेंट ना लीगली बाउंड नहीं कर सकते आप। देखो कैसे है, दिस द कोर एलिमेंट्स आर एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटिंग ए प्रपोजल एंड एक्सेप्शन। देखो एग्रीमेंट में एक पार्टी प्रपोज करेगी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी, यानी कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बिना कोई भी प्रपोजल या एग्रीमेंट नहीं हो सकता। कंपीटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। देखिए जो पार्टीज, देखो मैं सिंपल एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। हमने आप फर्स्ट कर रहे हैं कोर एलिमेंट एग्रीमेंट कंस्टिट्यूटिंग प्रपोजल एंड, देखो ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, तो एक बी पार्टी ने ए को प्रपोजल दिया स्कूटर दे दो, ठीक है, और ये एक्सेप्टेंस देगा, ठीक है जी दे देंगे आप मेरे को, इसके बदले में 50,000 रुपये दे दो। तो ये होगा
एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट प्रपोजल होना चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। बिना प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, कंपीटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। देखो ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए इनके अंदर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनके अंदर प्रॉपर जो एसेंशियल कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों पर्सन माइनर नहीं होने चाहिए, साउंड माइंड के होने चाहिए। माइनर मतलब 18 साल से कम वाले पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। साउंड माइंड के होने चाहिए, मतलब जिनका दिमाग सही तरीके से वर्क कर रहा हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है, मान लो एक पर्सन है ए, वो लुनेटिक पर्सन है, मतलब इसका माइंड काम नहीं करता ढंग से, ठीक है, ये सही है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है, ये लुनेटिक है, ये इसका फ़ायदा उठाएगा, बी इसका फ़ायदा उठाएगा क्योंकि इसमें दिमाग कम है, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा, कंसेंसस ऑफ पार्टीज टू द एग्रीमेंट। देखिए जो पार्टीज जो है उनकी कंसेंस होनी चाहिए, यानी जो फ्री कंसेंटली वो एग्रीमेंट दे रहे हो। सो अब मान लो बी ने बोला, रुको, ए और बी है, बी ने बोला अपना स्कूटर दे दो ए को, इस प्रपोजल किया, ए ने रिजेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं। लेकिन बी ने क्या किया, उसको धमकी दी, अगर तू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है। तो यहाँ कंसेंट फ्री नहीं है, इसको दबाव में आकर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज़ दबाव में आकर होगी वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी के अंदर नहीं आती। तो कंसेंस होनी चाहिए दोनों पार्टी की एग्रीमेंट होनी चाहिए। वैलिड ऑब्जेक्टिव एंड कंसिडरेशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक वैलिड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन होता है कि उसका मूल्य है, ऑब्जेक्टिव कि भाई देखो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये स्कूटर चाहता है और ये पैसे चाहता है, ठीक है, और ये स्कूटर चाहता है तो इसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, 50,000 रुपये। स्कूटर के बदले में 50,000 रुपये देना कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है, और 50,000 के रुपये बदले में स्कूटर देना कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि 50,000 और स्कूटर क्या है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ए और बी जो कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये जो है वैलिड एक कंसिडरेशन है, ठीक है। कोई मान लो ए ने बी को स्कूटर गिफ्ट कर दिया तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं काम आएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो, क्योंकि उसके लिए उसके बीच में कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि ए ने अगर बी को गिफ्ट दिया है तो उससे पैसे नहीं लिया, कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। कंसिडरेशन को याद रखना कि कोई भी चीज़ के बदले कोई चीज़ दी जाती है तो उसका कंसिडरेशन होता है, ठीक है। एग्रीमेंट नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। जो आपने एग्रीमेंट किया है वो लॉ के नज़र में वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड ही होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए एक वो कहते ना लवर ने अपने लवर को बोला कि भाई तू मुझसे शादी कर ले, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है, और सपोज कीजिए शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद वो लड़की बोलती है लड़के से, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, ठीक है, हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओगे। तो अब वो लड़की इस केस पर, अब चांद तारे तोड़ सकता नहीं है वो, अब लड़की उस लड़के को स्यू कर सकती है कोर्ट में जाके कि भाई इसने मेरे लिए चांद तारे तोड़ के नहीं लाए, नहीं कर सकती ना। तो वो लॉ की नज़र में, यानी लॉ की नज़र में चांद तारे तोड़ लाना वॉइड है, वैलिड नहीं है, कोई भी चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता, ठीक है, वैलिड नहीं है। तो जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो लॉ की नज़र में, कानून की नज़र में वैलिड होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट जो होगा वो रिटन में होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, रजिस्टर्ड। और जो भी एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो रिटन में होने चाहिए, वेरीफाई होने चाहिए, उसको वेरीफाई कराना चाहिए, किसी से साइन होते हैं, देखो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसका साइन उसका साइन, ठीक है, और रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, ये होने चाहिए ताकि तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्रीमेंट बीइंग एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा जब उसके ऊपर लॉ लगेगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इट्स क्लियर दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इसमें डिस्कस करने से पता चला कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। देखिए, all agreement an agreement is termed as contract only what is enforceable by law. All agreement are not necessarily legally enforced. जरूरी नहीं है हर एग्रीमेंट को enforceable by law किया जाए. It can rightly be said that an agreement has a much wider scope than a contract. जो वो है ना एग्रीमेंट, उसका स्कोप ज़्यादा है कॉन्ट्रैक्ट से. An agreement is an indispensable for a contract whereas इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एग्रीमेंट. देखो, एग्रीमेंट का अपना वाइड एरिया है, क्योंकि एग्रीमेंट को जरूरी नहीं है कि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ करे, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए. फॉर एग्जाम्पल, एग्रीमेंट दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग आर एन इन्विटेशन टू अ डिनर और टू गो टू फॉर अ वॉक एंड इस एक्सेप्टेंस, दिस आर एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट. देखो, मैंने किसी को बोला कि चलो आज डिनर पर चलें, और मैंने प्रपोज़ल दिया उसको और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी चलते हैं, तो अब इस पर एनफोर्सेबल बाय लॉ लगेगा. अगले ने मना कर दिया, मान लो रात में जब डिनर का टाइम आया तो कहते नहीं जी मेरे को कोई काम पड़ गया तो मैं नहीं आ सकता, तो मैं उसके ऊपर स्यू कर सकती हूँ कोर्ट पे कि नहीं भाई ये मेरे टाइम पर नहीं आया, मैंने इसको डिनर के लिए बोला था और इसने एक्सेप्टेंस भी दी थी फिर भी नहीं आया, अब इसको जेल में डालो, केस करो उसके ऊपर. कर सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि सिंपल एग्रीमेंट्स है, इसके ऊपर लॉ एनफोर्सेबल नहीं होता. ठीक है. और एक्सेप्टेंस जो होती है यानी एग्रीमेंट जो होती हैं वो क्या है, उसका स्कोप वाइड है. अब दर्जी को कपड़ा दे के आए हैं, इसका कपड़ा वो सूट सिल दो, तो अगर वो मान लो थोड़ा गलत कर देता है या फिर नहीं सिलता, टाइम पे हमें नहीं देता, तो हम उसके शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते. वो सिंपल एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल नहीं होता, उसके ऊपर लॉ एनफोर्सेबल नहीं होता. ठीक है. आगे देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में 100% आने वाला क्वेश्चन, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं. फर्स्ट, एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. समझाती आती हूँ मैं आपको. देखो, वो एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने. इस एग्जाम्पल स्कूटर और 50,000 रुपये वाला, ए और बी पार्टी. ए का स्कूटर है, बी का 50,000 रुपये है, बी के 50,000 रुपये है. तो एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं मान लो ए और बी पार्टी, तो अगर बी ने प्रपोजल दिया कि स्कूटर दे दो, तो ए को एक्सेप्टेंस दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं देना चाहता हूँ 50,000 रुपये के लिए. ठीक है. तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट होना जरूरी है. फर्स्ट, अगर किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को करना है आपको, तो सबसे पहले पार्टीज़ का एग्रीमेंट होना जरूरी है. प्रपोजल और उसका एक्सेप्टेंस. कॉम्पिटेंसी और कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टी. कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, जो दो पार्टीज़ हमने लिखी है ए और बी, वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आता है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ ही इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी 18 साल से ऊपर का पर्सन हो, साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट. वही लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाई पर्सन नहीं होना चाहिए पर्सन. ठीक है. तो ये से सारी चीज़ें हो गई. अगर वो पर्सन इन तीनों कॉम्पिटेंसीज को पूरा करता है, यानी पार्टी ए और पार्टी बी अगर साउंड माइंड की है, 18 से अबव की है, मेजॉरिटी है, मेजर उस क्लास में आती है, और प्लस में अगर वो लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाइड पर्सन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है उन पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. ठीक है. फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी. कंसेंट होती है सहमति, मतलब दो पार्टी ए और बी, उनको आपस में सहमति होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से. फ्री मतलब ये नहीं है एक दूसरे पे दबाव नहीं डाल सकते आप कि भाई नहीं तुझे तो बेचना ही पड़ेगा वरना मैं तेरा नाम खराब कर दूंगा, तुझे ये करना कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. वो अगर डरा धमका कर किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवाना, वो नहीं होना चाहिए. दोनों की जो सहमति है वो फ्री माइंड से होनी चाहिए. यानी कि बी ने अगर ए से पूछा है कि स्कूटर दे देगा, तो उसकी प्रॉपर पूर्णतः सहमति होनी चाहिए उसकी फ्री माइंड से कि हाँ जी मैं आपको स्कूटर दे दूंगा, आप मुझे इसके बदले में 50,000 रुपये दे देना. ठीक है. और अगर यहाँ पर पूर्ण सहमति नहीं होती, बी ने बोला कि स्कूटर दे दे, उसने बोला जी नहीं देता, बी बोला कि देना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, एसेंशियल पार्ट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के वो नहीं आएंगे. ठीक है. लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन एंड लीगल ऑब्जेक्ट. देखिए,
जो अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कंसीडरेशन होना ज़रूरी है। कंसीडरेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिफल। यानी कि अगर आप स्कूटर दे रहे हो बी को तो उससे बदले में भी कुछ लोगे। क्या लोगे? 50,000 रुपये। और अगर बी है 50,000 रुपये दे रहा है तो उसके बदले में भी कुछ लेगा। प्रतिफल यानी कि जो आप कर रहे हो उसका उल्टा आपको मिलेगा। यानी आप स्कूटर दे रहे हो तो आपको उसके बदले में प्रतिफल क्या मिलेगा? उसके बदले में फल क्या मिलेगा? 50,000 रुपये। और जो बंदा 50,000 रुपये दे रहा है उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? स्कूटर। ठीक है, तो ये लीगल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसीडरेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे है एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। जो एग्रीमेंट आप कर रहे हो वो एक्सप्रेस इस तरीके से करना चाहिए कि वो वॉइड डिक्लेयर ना हो। ठीक है, देखो कैसे। फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट इज़ एसेंशियल दैट द एग्रीमेंट हैज़ नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। स्पेसिफिकली वॉइड एग्रीमेंट्स include agreement related to interference or sabotage or marriage ceremony except in the case of minor agreement that interrupt or sabotage or legal activities that are related to gambling or promise to do impossible thing। देखो वही मैंने आपको बताया था, एक पॉइंट कराया था कि एग्रीमेंट ना ऐसे नहीं होनी चाहिए जो लॉ की नज़र में वॉइड हो। जैसे कि मैंने बताया था वो चांद तारे तोड़ लाऊंगा आपके लिए, शादी कर लो मुझसे। शादी कर ली अगली ने, चांद तारे तोड़ ला नहीं सकता वो। ठीक है, और वो जाके केस कर दे चांद तारे नहीं तोड़े जी, तो लॉ कहेगा जी चांद तारे आप तोड़ ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो लॉ की नज़र में वो वॉइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऐसे इम्पॉसिबल थिंग बोल देना कि मैं ये कर दूंगा जबकि वो कर नहीं सकते। मैं सूरज को उस ढलना सिखा दूंगा, उगना सिखा दूंगा, फलाना कर दूंगा, जो चीज़ हम कर नहीं सकते उसने वो बोल देना। और उसके लिए हम क्या कर सकते? कॉन्टैक्ट करके उसको लीगल कॉम्पिटेंसी में नहीं डाल सकते। राइटिंग एंड रजिस्टरिंग, देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेरी एसेंशियल पार्ट क्या है कि जो भी एग्रीमेंट है वो आप रिटर्न फॉर्म में करोगे और उसको रजिस्टर करवाओगे। रजिस्टर्ड होगा जो भी रजिस्टर में, जो भी हमारे लॉ के रजिस्टर में, तो वो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं किसी पर्सन को अगर वो अपनी कंसिडरेशन फुलफिल नहीं करता। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उसकी परफॉर्मेंस के लायक होना चाहिए। वो देखो कि यानी कि आपने बोल दिया कि मतलब एक बंदे ने बोला है कि मेरे को ना ए पार्टी और बी पार्टी ने ए पार्टी को बोला कि मुझे ना घोड़ा दे दो एक, लेकिन वो स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, और ए ने उसको बोला कि ठीक है मैं आपको घोड़ा प्रोवाइड करूँगा, स्वस्थ होएगा, हेल्दी होएगा, अच्छा दौड़ने वाला होगा और उसके बदले में मैं 1,00,000 रुपये लूँगा। ठीक है, लेकिन जब परफॉर्मेंस करने के लिए चले, यानी कि जब उसको जिस दिन वो उसको घोड़ा देना था और उससे पैसे लेने थे उस दिन वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई क्योंकि उस पर्सन को पता था कि मेरा घोड़ा बीमार है। ठीक है, हेल्दी नहीं है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता क्योंकि वो हेल्दी को उसमें मांगा गया था कि वो हेल्दी होना चाहिए घोड़ा। ठीक है, देखो अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल टू बी परफॉर्म होना चाहिए। इट मस्ट नॉट प्रॉमिस द इम्पॉसिबल लाइक इंजेक्टिंग न्यू लाइफ इन द डेड बॉडी एंड फाइंडिंग ट्रेजर बाय मैजिक। भाई परफॉर्मेंस के लिए कैपेबल होना चाहिए वो भी कॉन्ट्रैक्ट में। यूँ कहेगा आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको ना क्या कहते हैं आपकी बॉडी में जान डाल दूंगा, कोई जान डाल नहीं सकता, इम्पॉसिबल वो होगा ये। ठीक है, या फिर मैं आपको मैजिक ढूंढ के ला मैजिक से बहुत सारा खजाना ढूंढ के लाऊंगा, ये भी एक इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर कोई करता है। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। आगे है डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड ए कॉन्ट्रैक्ट। ये सिंपल ही है, आपने मैंने आपको एग्रीमेंट करा दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, ये आप खुद कर लीजिएगा। आगे देखिए काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं? एग्रीमेंट देखिए, ब्रॉडली एग्रीमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर बेस्ड ऑन। कई किस चीज़ों पे बेस्ड होते हैं? बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। जो एग्रीमेंट है ऑब्लिगेशन पे बेस्ड होते हैं। ऑब्लिगेशन होते हैं उत्तरदायित्व, उसके बेस पर यूनिलेटरल एग्रीमेंट होते हैं और बायलेटरल एग्रीमेंट होते हैं। यूनिलेटरल देखिए, इन यूनिलेटरल एग्रीमेंट वन पार्टी टू द एग्रीमेंट has fulfilled the commitment while the other has yet to do it। यूनिलेटर यानी एक बंदे ने अपनी
जो है कंसिडरेशन पे कर दी है, कंसिडरेशन दे दी है, लेकिन अभी सामने वाले पर्सन ने अपनी जो है कमिटमेंट है फुलफ़िल नहीं करी, उसने कंसिडरेशन पूरा नहीं किया। सपोज़ कीजिए ए ने तो स्कूटर प्रोवाइड कर दिया है बी को, लेकिन बी ने अभी 50,000 रुपये उसको नहीं दिए हैं, अभी देने बाकी हैं। तो ए हैज़ फुलफिल्ड कमिटमेंट वाइल बी हैज़ येट टू डू इट। ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट क्या होते हैं, इसमें दोनों पार्टीज अपने अपने कंसिडरेशन और कमिटमेंट फुलफिल कर देते हैं। यानी कि ए पार्टी ने उसको स्कूटर दे दिया और बी पार्टी ने उसको 50,000 रुपये दे दिया, तो वो एग्रीमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, दोनों ने अपनी कमिटमेंट कंप्लीट कर दी। बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन के बेस पर एक्सप्रेस एग्रीमेंट होते हैं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट होते हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट होते हैं जो बोलकर एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे कि बी ने बोला कि आपको मुझे स्कूटर दे दो, और बी ने बोला कि हाँ ठीक है मेरे को 50,000 रुपये दे दो, मैं आपको स्कूटर दे दूँगा। वो हो गया एक्सप्रेस, जो बोलकर प्रकट किए जाते हैं, वो हो गया एक्सप्रेस एग्रीमेंट। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो बोलकर नहीं बताए जाते, वो अपने आप ही एक एग्रीमेंट बन जाते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आज मेरे घर पर सिलेंडर की जो है डिलीवरी आनी थी। ठीक है, लेकिन मैं आज घर पर नहीं थी, मेरे घर में लग रहा था ताला। ठीक है, तो मेरे पड़ोसी ने वो आए, सिलेंडर वाले आए देने के लिए, डिलीवरी देने के लिए, और मेरे पड़ोसी ने उस सिलेंडर को अपने पास रख लिया कि ठीक है जी ये आएंगे तो मैं उनको दे दूँगा। ठीक है, तो उन्होंने रख लिया, और उन्होंने क्या किया, हम तो जी 7 दिन के लिए घर से गए हुए थे। ठीक है, और 7 दिनों के बीच में उनका घर का सिलेंडर ख़त्म हो गया और उन्होंने हमारा सिलेंडर यूज़ कर लिया। तो अब उन्होंने हमारा सिलेंडर यूज़ कर लिया, तो अब उनकी क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब हम घर वापस आएंगे तो वो हमें नया सिलेंडर ला के देंगे। ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पर एक एग्रीमेंट बना जो कि इम्प्लाइड है, अपने आप होने वाला, अपने आप इम्प्लाई हो गया, जबकि उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया था। हम दोनों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि भाई तू मेरा सिलेंडर ले लियो फिर मुझे 10 तारीख को दे दियो वापसी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन क्या हुआ, ये एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप बन गया कि भाई मैं नहीं थी, उन्होंने मेरा सिलेंडर अपने पास रख लिया, और जब उनके घर का सिलेंडर ख़त्म हुआ तो उन्होंने यूज़ कर लिया। अब उनकी उनकी ड्यूटी बनती है कि जब मैं घर वापस आऊँगी तो मुझे टाइम पर मेरा जो सिलेंडर है मुझे वापस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से इम्प्लाइड एग्रीमेंट। आगे है बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी, यानी कि किसी को एनफोर्स करना। तो वो एक होते हैं वॉइड एग्रीमेंट, एक होते हैं वॉइडेबल एग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी बेस पे। तो वॉइड और वॉइडेबल, वॉइड जो बिल्कुल रद्द हो जाते हैं, ठीक है, वॉइडेबल जो आने वाले टाइम पे कोई ऐसा काम किया जाएगा जिससे वो रद्द हो सकते हैं, वो होते हैं वॉइडेबल। Void agreement. According to Section 2G of the Indian Contract Act, any agreement not enforceable by law is said to be void agreement. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसके ऊपर लॉ नहीं एनफोर्स कर सकते हम, उसे void agreement बोलते हैं। void agreement does not imply any legal rights or obligations for the parties to the contract. इसके अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनती कि भाई कोई पार्टीज ने अगर कुछ ये नहीं किया तो वो उसको स्यू कर सकता है, नहीं कर सकते, स्यू नहीं कर सकते हैं इसमें। सच एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, इस एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इट इज़ अ नलिटी और वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही ये वॉइड एग्रीमेंट होता है। एन एग्रीमेंट विद अ माइनर और वन विदाउट कंसिडरेशन वुड बी ए वॉइड एग्रीमेंट। देखो, एक पार्टी ए और एक पार्टी के बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन पार्टी ए क्या है, माइनर पर्सन है, तो वो लॉ की नज़रों में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपने एक बच्चे यानी 18 साल से कम की उम्र के साथ वाले साथ क्या किया है, एग्रीमेंट किया गया है। और तो है, मान लो बिना कंसिडरेशन की, यानी कि ए ने स्कूटर दे दिया और उससे कुछ नहीं लिया उसके बदले में, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो भी लीगल कंसिडरेशन नहीं है उसके अंदर, इसलिए वो लॉ के नज़र में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट होगा। आगे है वॉइडेबल एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। किसी एक पार्टीज के निगाह में तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, बट किसी दूसरी थर्ड पार्टी के लिए वो क्या है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है अदर्स के लिए, तो वो होगा वॉइडेबल एग्रीमेंट। इट इज़
is voidable agreement as per section 2 of the Indian Contract Act. Such an agreement lacks the essential element of free consent. इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ना, फ्री कंसेंट नहीं होगी। ये देखिए, हमने बताया था कि जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट है कि भाई दोनों पार्टीज़ का फ्री कंसेंट से उस चीज़ को सहमति देना, लेकिन अगर वो सहमति फ्री कंसेंट से नहीं दी जा रही तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट कहलाएगा। कैसे? देखिए, व्हेन द कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू द एग्रीमेंट इज़ नॉट फ्री और इज कॉज्ड बाय कोई रीज़न, मतलब उसको डराया धमकाया जा रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसके साथ में, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू फैक्ट ऑफ फ्रॉड दिखा रखा है, तो एग्रीमेंट इज़ वॉइडेबल। एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइडेबल, मतलब आगे जाके वो टूट जाएगा। देखो जैसे बताती हूँ आपको, ए ने बी के साथ में जो है दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने ए से पूछा स्कूटर दे देगा, ए कहता नहीं देता, बी कहता देना पड़ेगा वरना मैं कोई रीज़न होता, डराना धमकाना, इन्फ्लुएंस करना। मान लो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है कि अपनी जो है लेवल का अपना, मान लो आप एक बंदा बिगर लेवल पे है, वो छोटे लेवल के पर्सन को इन्फ्लुएंस करेगा, अनड्यू गलत इन्फ्लुएंस करेगा कि तेरे को ये करना पड़ेगा वरना तेरे को जॉब से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम तो मान लो उसको डरा धमका के वो करवा लिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर लॉ में उसको चीज़ का पता चल गया, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ को पता चले कि इसको डरा धमका कर ये कॉन्ट्रैक्ट कराया गया था, तो वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट माना जाएगा। और लॉ के बेस पे लीगल एग्रीमेंट होते हैं, इलीगल एग्रीमेंट होते हैं। लीगल एग्रीमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, एसेंशियल फॉर ए वैलिड एलिमेंट के सारे जो एसेंशियल जो पूरा करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो सारे लीगल एग्रीमेंट होते हैं। इफ ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी 50,000 में एंड बी एग्रीज टू बाई इट एंड इट एट द प्राइस, इट वुड बी अ लीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं? मान लो हमारी गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को बैन कर रखा है, इसकी प्रोडक्शन नहीं करनी, और फिर भी उसकी प्रोडक्शन की जा रही है और उसके रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट किए जा रहे हैं कि मैं ये चीज़ तुम्हें इतने रुपये में बेच दूँगा, आप मुझसे ख़रीद लेना। अगर ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, मान लो क्या बैन है, सपोज़ कीजिए जो ये ड्रग्स वगैरह आते हैं वो बैन है, उसकी सप्लाई करना बैन है। हाँ जी, तो ड्रग्स की सप्लाई करना ऐसे बैन है, लेकिन आप फिर भी उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं और ड्रग्स बेच रहे हैं। मान लो आपने ए पार्टी ने बी पार्टी को ड्रग्स बेचे और बी पार्टी ने उसको 1 लाख रुपए देने के लिए कंसेंट दिखाई, हाँ ठीक है जी, लेकिन उसने उसको ड्रग्स दे दिए और उसने उसको 1 लाख रुपए नहीं दिए, कहते जी 50,000 रुपये दूंगा मैं, तो अब वो जाकर कोर्ट में इसका केस नहीं कर सकता कि जी इसने मेरे से ड्रग्स तो ले लिए 1 लाख के, लेकिन मेरे को पैसे नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो इलीगल एग्रीमेंट के अंदर आता है। गवर्नमेंट ने उस चीज़ को बैन कर रखा है, इलीगल है वो गवर्नमेंट के लिए। आगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के बेस पर एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट होते हैं और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट है। एग्जीक्यूटेड जो पहले से एग्जीक्यूट हो चुके हैं, एग्जीक्यूटरी जो आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट होंगे। एग्जीक्यूटेड देखिए, एग्जीक्यूटेड मीन्स दैट विच हैज़ बीन डन, जो हो चुका है। Such as agreement is one in which the parties to the agreement have performed their respective obligation। देखो, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर दिया है, कमिटमेंट जो बोली थी वो कंप्लीट कर दिया, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट। यानी कि ए ने उसको स्कूटर दे दिया बी को, बी ने 50,000 रुपये दे दिए, तो वो एग्जीक्यूट हो गया एग्रीमेंट। ठीक है, और एग्जीक्यूटरी अभी एक ने अपनी वो पूरी कर दी है कमिटमेंट, दूसरे ने भी पूरी नहीं करी है, तो वो एग्जीक्यूटरी हो गया, मतलब आने वाले टाइम में वो हो जाएगा एग्जीक्यूट, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूटरी मोड में है वो। यानी ए ने स्कूटर प्रोवाइड कर दिया लेकिन बी ने अभी पैसे नहीं दिए उसको, तो वो एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट कहलाएगा। अब है एनफोर्सिबिलिटी के बेस पर। एनफोर्सिबिलिटी के बेस पे एनफोर्सिबल एग्रीमेंट होते हैं, अनएनफोर्सिबल एग्रीमेंट होते हैं। एनफोर्सिबल एग्रीमेंट वो होते हैं जो वैलिड एग्रीमेंट होते हैं, डेट हैज़ नॉट लूप होल्स, इसके बीच में कोई बचाव का रास्ता नहीं होता। सच एन एग्रीमेंट इज़ एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकॉज इनकॉर्पोरेट्स ऑल द प्रोविजंस ऑफ लॉ, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें शामिल हैं जो कि लॉ के प्रोविजंस में प्रावधान के अंदर हैं। यानी लॉ के अंदर जो भी
कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं प्रॉपर वैलिड एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करके जो होता है वो अनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं। अनफोर्सेबल होते हैं जो उसके अंदर जो है वैलिड एग्रीमेंट के एसेंशियल को पूरा नहीं किया जाता। मान लो फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है, डरा धमका कर कोई वो कॉन्ट्रैक्ट कराया जा रहा है, तो वो ऐसा एग्रीमेंट अनफोर्सेबल होगा क्योंकि उसमें वैलिड एग्रीमेंट के सारे एसेंशियल्स नहीं होंगे और बीच में बचाव का रास्ता होगा, लूप होल्स होंगे और वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे और सारे प्रोविज़न ऑफ लॉ को वो फॉलो नहीं करते होते हैं, तो वो इन एनफोर्सेबल होगा, अनएनफोर्सेबल हो गया जिसको बीच में गवर्नमेंट रोक देगी उस कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ये हो गए हमारे एग्रीमेंट की जो अलग अलग बेस के ऊपर जो डिफाइन कर रखा था अलग अलग। आगे है देखिए काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया एग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं, अब है कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग सेक्शन डिस्कस द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट देखिए दो टाइप के होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड और वॉइड। एक तीसरा हो जाता है वॉइडेबल। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो सारे एसेंशियल वैलिड जो एलिमेंट्स हैं वो पूरा करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के अंदर एनफोर्सेबल कराने के लिए। ठीक है, यानी कि जितने भी वैलिड एलिमेंट्स हैं वो उसको फुलफिल करें। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अनएनफोर्सेबल नहीं होना चाहिए, तो वो होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होगा जो लॉ की नज़र में कंपैचुअल नहीं है। ठीक है भाई, जो लॉ की नज़र में जिसको कंप्लीट ना किया जा सके वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। सपोज कीजिए वही वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भाई एक प्रेमी ने प्रेमिका को बोला कि भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। इम्पॉसिबल वर्क हो जाएंगे ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल वर्क के ऊपर बेस्ड होंगे वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे क्योंकि वो लॉ उस चीज़ को एनफोर्सेबल नहीं कर सकता। ठीक है, वॉइडेबल वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि एक टाइम पे तो भी वैलिड है क्योंकि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाया हुआ है, करा हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो बी ने जो ए से अपनी बात मनवाई थी वो या तो कोई रीज़न डरा धमका कर या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन करके, ठीक है, या फिर उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ऐसा कुछ करके उससे ये काम करवाया गया है धक्के से देख करके, तो वो आगे पता चल जाता है जब तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वैलिड से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अभी तो वो लॉ के इन्फोर्स में है लेकिन आने वाले टाइम में वो जब पता चलता है तो वो अनएनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा क्योंकि वो डरा धमका कर उससे उसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई क्योंकि फ्री कंसेंट एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट का डिफरेंस कर लेना स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रॉपर करा दिया है वो वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो, तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।